डेट आज 15 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दे दिया, अपनी सहमति दे दी है, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खोले जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी पार्टिसिपेट करेगी इनको बनवाने में। इसमें गवर्नमेंट जो फीस देगी, देखो 50% फीस देगी पर एनम, एक साल में 40,000 तक की फीस देगी 50% स्टूडेंट्स को। 50% स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट्स जो भी ज़्यादा है, अपर लिमिट 50 स्टूडेंट की। अगर मान लो एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं तो 50% तो 60 स्टूडेंट हो गया, लेकिन तब 50% को नहीं देगी, तब फिर 50 स्टूडेंट्स की फीस देगी, 40,000 तक की फीस देगी 50% फीस। या तो 50% देगी, मान लो किसी की फीस 80,000 है तो उसकी 40,000 फीस आधी फीस दे दी। अगर किसी की 1 लाख है तो 50,000 आधा बन रहा है, लेकिन फिर भी 40,000 तक की देगी, आधी देगी। अगर किसी की मान लो 70,000 है तो 35,000 तक ही देगी, यानी कि 50% फीस देगी। ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक इनमें जो सैनिक स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब ये सैनिक स्कूल होते क्या हैं? सैनिक स्कूल देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो हमारी रक्षा मंत्रालय, उसके अंदर एक सोसाइटी है सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये इनको बनाती है और यही मैनेज करती है, एस्टेब्लिश भी यही करती है और मैनेज भी, प्रबंधन भी यही करती है। सबसे पहले ये आइडिया आया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वी के कृष्णन मेनन। इन्होंने 1961 में ये आइडिया दिया था सैनिक स्कूल बनाने का। इनका पर्पज ये होता है जो भी इनमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका माइंड सेट मेंटली और फिजिकली फिट किए जाते हैं ताकि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में एंट्री करें। देखो इनके जरिए मिलिट्री में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाया जाता है। कोई स्टूडेंट सैनिक स्कूल में पढ़ता है तो उसको प्रिपेयर ऐसे किया जाता है कि आगे वो मिलिट्री में ही जाए, आगे की मिलिट्री में ही अपना योगदान दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही एनडीए का एग्जाम दे सकता है या आईएनए का। देखो ये एनडीए वगैरह का एग्जाम कोई भी दे सकता है, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन देखो जो ये स्टूडेंट पढ़ते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है इसीलिए ताकि ये जाके मिलिट्री में ही अपना कैरियर बनाए। नेक्स्ट है गति शक्ति। गति शक्ति एक प्लान है जो अपने इंडिपेंडेंट डे की जो स्पीच हुई थी, भाषण हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस साल, तब इन्होंने अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि ऐसा प्लान हम लेके आएंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो ये गति शक्ति मास्टर प्लान अभी लॉन्च किया है। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो रोड बनाए जाएंगे, रेलवे बनाई जाएंगे, रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी, एयरवेज, एयरपोर्ट वगैरह, वाटरवेज। वाटरवेज मतलब कोई नदी बह रही है वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सके, नाव वगैरह में सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, नाव हो या पानी के जहाज हो, शिप हो, किसी में भी ये वाटरवेज हो गए, पानी के जरिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सके। तो ये इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इसके सिग्निफिकेंस है लॉजिस्टिक ग्रिड। लॉजिस्टिक में होता है कार्गो, सामान को हैंडलिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब आता है। तो इसमें सप्लाई कॉस्ट कम आएगी इंडिया में और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ेगी। इससे हमारी जो इकोनॉमी का टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है, इसको अचीव कर सकेंगे। कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस होगी, कोऑर्डिनेशन होगा इसमें, देखो डिसीजन मेकिंग में कोऑर्डिनेशन होगा, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो सकेंगे। एफडीआई को अट्रैक्ट करेगा, जब हमारे यहाँ पे रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। एफडीआई विदेशों से लोग यहाँ पे कंपनियां बनाएंगे, कंपनियां आएंगी, सेटअप करेंगी, खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। डोमेस्टिक भी इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर तो आएंगे ही। नेक्स्ट क्या होगा? कनेक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, रेल से रोड को कनेक्ट करेंगे, रोड को एयरवेज से, एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगे, एयरपोर्ट पर रेल भी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, वाटरवेज की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये कनेक्टिविटी होगी। तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी इसमें, एक्सपोर्ट में। देखो जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या है, जैसे सप्लाई करते हैं माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, अगर मान लो एक ही रेलवे जाती है और उस सुबह शाम 2 ही रेल चलती हैं और एक कंपनी यहाँ पे सेटअप है, उसे माल यहाँ पे भेजना है, तो रेल का फेयर है जो किराया ज़्यादा होता है। अगर अच्छी रेल की कनेक्टिविटी होगी, 3-4 रेलवे जाएंगी, 4-5 जाएंगी, तो किराया कम लगेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जब किराया कम लगेगा, मान लो एक कंपनी यहाँ पे पेन बनाती थी और पहले ये मान लो 10,000 पेन भेजने में इनको किराया देना पड़ता था मान लो 5,000 रुपये का, तो प्राइस पेन का बढ़ा देंगे ना, ये कहाँ से लेगी ये 5,000 रुपये, ये पेन पे प्राइस बढ़ा देगी तो कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर मान लो अगर प्राइस अब कम लगे, मान लो 1,000 रुपये में ये ट्रांसफ़र कर रही है 10,000 पेन, तो पेन का जो कॉस्ट है वो कम कर देगी, मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, मुकाबला बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में भी डेटा कलेक्ट होगा जीआईएस बेस्ड सिस्टम के जरिए, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए। ये देखो रीजन की टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी का मतलब कैसा रीजन है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ है या मैदानी इलाका, फॉरेस्ट है, इनका पता लगाया जाएगा। सैटेलाइट से इमेजरी ली जाएंगी,
फिजिकल फीचर क्या है, मैप तैयार किया जाएगा। इनसे क्या है, फंड और टाइम अप्रूवल देने में, फंड देने में इससे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मिलेगा कि पहले से टॉपोग्राफी पता चल जाएगी किस रीजन की कैसी है, उसके लिए रोड बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, यह आसानी से पता लगेगा। देखो कहीं पे पहाड़ है तो भाई साहब ज़्यादा पैसा लगते हैं ना रोड बनाने में, पहाड़ को काटना पड़ता है, और कहीं पे मैदानी इलाका तो जस्ट डायरेक्ट रोड बना दो, तो ये सब पता लगेगा। इंडिया का जो शेयर है कार्गो बिजनेस में वो बढ़ेगा। कार्गो का मतलब है कोई भी सामान की हैंडलिंग करना, कोई भी सामान हुआ तो कार्गो बोलते हैं। तो पहले देखो इतने रुपए का खर्च होता था 2019-20 में 1686 करोड़ का, 2020-21 में 57% इंक्रीज हो गया, अब 2644 करोड़ तक इंक्रीज हो गया। कंक्लूजन क्या है, देखो गति शक्ति, देखो मल्टी मॉडल कल्चर को तो प्रमोट करेगा ही, सी रोड रेल और एयर ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करके। तो ये देखो आपस में कॉम्पीट नहीं करवाएगा इन सारे जो ये कनेक्टिविटी के साधन है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये सी रोड से कनेक्ट होंगे, रोड रेलवे से, रेलवे एयरवेज से, इस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। एग्रीकल्चर आप जानते हो कृषि, खेती करना, तो ये सेस लगाया जाता था, ये कस्टम ड्यूटी पे सेस लगाया जाता था। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जो भी अक्रॉस द बॉर्डर हमारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मान लो सामान बेचा खरीदा जा रहा है, उस सामान पे जो टैक्स लगता है उसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट टैक्स, इसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये जो लगता था इस पे एग्रीकल्चर सेस भी लगता था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो ये 31 मार्च 2022 तक कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। ये जो एडिबल ऑयल है उन पे लगाया जाता था, ये इसलिए कम किया क्योंकि देखो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई का मतलब है प्राइस बढ़ना, किसी के सामान का मूल्य बढ़ जाता था, वही महंगाई है। तो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। एडिबल ऑयल में जैसे क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड पाम ऑयल, ये ताड़ का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल, इनके एग्जेम्प्ट कर दिया, इन पे प्राइस डिक्रीज कर दिया है। इन पे कस्टम ड्यूटी जो लगती थी 2.5% और सेस जो लगता था 20%। देखो सेस क्या होता है, सेस भी टैक्स ही होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं यूजुअली। यूजुअली क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे 2.5% इन पे लग रहा था कस्टम ड्यूटी, अब 2.5% पे 20% और लगा देंगे टैक्स, तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया ये। लेकिन इसका ये मतलब रहता है जब भी सेस लिया जाता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है। स्पेसिफिक पर्पज का मतलब है जैसे ये एग्रीकल्चर के नाम पे, कृषि के नाम पे लिया जा रहा है, तो कृषि के लिए ही खर्च होगा। मान लो मंडी में कोई गोदाम बनवा दिया, या रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनवा दिया, ऐसा काम करेंगे जो कृषि के लिए कृषि करने के लिए फ़ायदा हो। या मान लो कैनाल, नहर बनवा दी, सिंचाई करेंगे अपने खेत में पानी लगाने के लिए, किसानों को एक कैनाल बनवा दी, नहर बनवा दी, तो ऐसे काम करने के लिए खर्च होता है ये, जो भी जिस भी पर्पज के लिए लिया जाता है। मान लो अगर एजुकेशन सेस लेंगे तो एजुकेशन के लिए खर्च होगा, स्कूल वगैरह बनवाएंगे, कहीं पे कॉलेज बनवाएंगे तो इसमें इसके लिए खर्च होगा। तो ये एग्रीकल्चर के लिए सेस है। इन पे देखो जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो 0% कर दिया, और सेस लगेगा 5%। किस किस पे, सोयाबीन और सनफ्लावर पे। और पाम ऑयल पे कर दिया है ये जो सेस है 7.5% लगेगा, पहले जो 20% लगता था। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यही होगा, प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम प्राइस पे मिलेगा। तो ये सेस है क्या, देखो ये एग्रीकल्चर सेस 2021-22 का जो हमारा बजट पास हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था। इसका पर्पज ये था कि एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम वगैरह बनाए जाए, कैनाल बनाई जाए, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और ऐसा नहीं है देखो सिर्फ एग्रीकल्चर के सामान पर ही लगाया जाता है, देखो किसी पे भी लगाया जा सकता है। 29 प्रोडक्ट हैं इसमें, गोल्ड, सिल्वर, एप्पल, इन पे सेस लगाया जाता है। एल्कोहल, दारू पे, या पल्सिस, दाल पे, पाम ऑयल, इन सब पे सेस लगाया जाता है। और देखो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे नहीं लगाया जाएगा इसे, मतलब सिर्फ खर्च किया जाएगा एग्रीकल्चर पे। टैक्स तो किसी पे भी वसूला जा सकता है, लेकिन जिस नाम पे वसूला जा रहा है, एग्रीकल्चर के नाम पर वसूला जा रहा है, तो एग्रीकल्चर पे ही ये खर्च होगा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये रिडक्शन क्या है अभी ये नोट करके रखना आपको। देखो जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 270 और 271 दिए हुए हैं, इनके थ्रू ये सेस लगाया जाता है। ये पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सेस लगाने का। और जितना भी पैसा आता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, और बाद में ये मनी एक सेग्रीगेटेड फंड में रख दी जाती है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए लगाया जा रहा है तो अलग फंड में, सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट, अलग फंड में रख दिया जाएगा। क्योंकि देखो ये सेस ना, जितना भी मान लो रिवेन्यू आता है, टैक्स आता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी साल में टैक्स आता है, तो 41% हरे वो जितने भी हमारे स्टेट हैं उन स्टेट में शेयर देना पड़ता है 41% का। जैसे मान लो 100 रुपये आए तो 41 रुपये हर एक मतलब स्टेट में, सारे स्टेट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर बांट देंगे वो, आपको पता ही होगा ये।
लेकिन सेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती गवर्नमेंट, सेस रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, जिस पर्पज के लिए लिया सेंट्रल गवर्नमेंट उसी के लिए खर्च करती है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडिया ईरान डिस्कस वेज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान से ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग का मतलब है स्मगलिंग। यहाँ पे ड्रग ड्रग आप जानते हो अफीम होगी, हीरोइन होगी, चर्स होगी, ये जो नशे करने के जो होती है ना दवाइयाँ, उन्हें बोलते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, इनकी स्मगलिंग करना। तो इंडिया और ईरान, ईरान तो आप जानते हो कहाँ पे कंट्री, ये भाई साहब अपना हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साइड में ईरान है। तो ये ईरान और इंडिया ने अभी क्यों बात की है कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए क्यों प्लान बना रहे हैं, क्योंकि देखो ईरान और इंडिया के ऑफिशियल्स ने अभी एक वर्चुअल मीटिंग की है। क्यों की है, क्योंकि गुजरात का एक पोर्ट है, बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, ये गुजरात में है, अपने गुजरात में। इसे अदानी जो ग्रुप है, ये पोर्ट नहीं है, अदानी ग्रुप है, अदानी एक कंपनी है, वो इसको हैंडल करती है, मैनेज करती है इस मुंद्रा पोर्ट को। तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट सीजर ऑफ हीरोइन किया गया है। हीरोइन भी देखो एक, ये फिल्मों वाली हीरोइन नहीं है, ये ड्रग्स होती है, दवा, इसे नशा करने के लिए लिया जाता है हीरोइन को। तो इसका बहुत जब्त किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हीरोइन ये जब्त कर लिया। यहाँ पे स्मगलिंग हो रही थी इसकी गुजरात पोर्ट पे, मुंद्रा पोर्ट पे। तो अभी ईरान और इंडिया ने, ये दोनों ने एक साथ मीटिंग की है, वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग का मतलब है ऑनलाइन, जैसे आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हो ना, वीडियो कॉलिंग, ऐसी वर्चुअल मीटिंग की है। ये ऑनलाइन मीटिंग की है इंडिया और ईरान के कुछ ऑफिसर ने, कि ये जो स्मगलिंग होती है कैसे रोकी जाए। अगर आपको पोर्ट नहीं पता क्या होते हैं, ये पोर्ट होते हैं बंदरगाह, समुद्र पे कोस्टल एरियाज के किनारे, जैसे हमारा इंडिया है, ये गुजरात है, इसके कोस्टल एरियाज पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए जाते हैं। इन पे सामान वगैरह उतारा जाता है, बाहर देश से मंगाया जाता है, या हमारे देश से मान लो एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ पे सामान आएगा, फिर पानी के जहाज के जरिए, शिप के जरिए भेजा जाता है। ये ऑपरेशन जो है, जो भी ड्रग होती है, ये कौन चला रहा है, ड्रग हॉलिंग किसने की है, मतलब छानबीन किसने की है, जो सीज किए जब्त किए हीरोइन, ये किया डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। ये जो क्या है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो स्मगलिंग वगैरह होती है उसके लिए ये काम करती है, रोकने के लिए। ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किस मंत्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय हमारा उसके अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देखो एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का विभाग आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का विभाग है। इसके अंदर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इस सेंट्रल बोर्ड के अंदर काम करती है ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसने सीज किया, अभी जब्त किया है। यहाँ पे देखो ईरान का एक पोर्ट है बंदर अब्बास, ये ईरान में, ईरान में यहाँ से स्मगलिंग हो रही थी। तो ये जो मुंद्रा पोर्ट है यहाँ पे पकड़ा गया है ये, और ये 15 नवंबर तक देखो इसका ये है कि ये ड्रग हॉलिंग इम्पेक्ट करेगा, कि ईरान से जो ट्रेड होती है यहाँ इस पोर्ट पे आती है। अदानी ग्रुप का जो पोर्ट है ये मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, तो यहाँ कोई भी अब हैंडल नहीं किया जाएगा, कोई भी सामान नहीं आएगा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, कोई भी ये सामान नहीं आएगा यहाँ पे। 15 नवंबर तक ये रोक लगा दी है। तो दोनों कंट्रियों ने डिस्कस किया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए, क्या स्टेप उठाया जाए, और अफगानिस्तान से जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको कैसे रोका जाए। एक चीज़ याद रखनी है आपको इसमें, देखो यहाँ पे ना इस एरिया में ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इनको बोलते हैं क्रेसेंट, बोलते हैं क्रेसेंट, ड्रग का क्रेसेंट बोलते हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ट्रायंगल बोलते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और ये कंबोडिया, ये कंट्री है ना, जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये वाली कंट्री, यहाँ पे बोलते हैं इसको ट्रायंगल, ड्रग का ट्रायंगल। और यहाँ पे ड्रग का क्रेसेंट बोलते हैं, क्रेसेंट, क्रेसेंट, ये CRESCENT, ड्रग क्रेसेंट और ड्रग ट्रायंगल। क्योंकि देखो यहाँ से ये दोनों है ना, ड्रग बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाई जाती है। जैसे अफगानिस्तान, ईरान वगैरह में यहाँ पे अफीम की खेती होती है, अफीम का पेड़ होता है वैसा वैसा कुछ पत्ती सी होती है, छोटा सा पौधा होता है। और ये यहाँ पे भी म्यांमार वगैरह में अफीम की खेती होती है, और यहाँ से इंडिया में स्मगलिंग होती है। तो इंडिया ये ड्रग ट्रायंगल और ड्रग क्रेसेंट दोनों के बीच में है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे खतरा रहता है इंडिया को, इधर से होती है ज़्यादा स्मगलिंग। देखो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते ये पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, पंजाब जो हमारा स्टेट है इंडिया का, और आपने देखा होगा ये भी, पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग वगैरह लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा नशे करते हैं यहाँ पंजाब में। तो नशे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी चलाती है गवर्नमेंट, कि नशे मुक्ति केंद्र वगैरह बनाती है, और नशे के लिए कुछ प्लान भी बनाती है। तो ये चीज़ याद रखनी है बस इसमें। नेक्स्ट है इंडिया और चाइना ट्रेड। ये इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो गया है, लगभग $100 बिलियन को क्रॉस कर रहा है ये 2021 में पहली बार।
$100 बिलियन की ट्रेड इंक्रीज हो रही है, 30% जंप कर गया है। जितना पेंडेमिक से पहले जब ये कोरोना वायरस आया था उससे पहले था, उससे 30% और ज़्यादा इंक्रीज हो गया इंडिया और चाइना का ट्रेड। इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना में, आयरन ओर का, कॉटन का और रॉ मटेरियल का चाइना में भेजता है। और चाइना से इंपोर्ट क्या करता है, मंगाता क्या है, देखो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मशीनरी मंगाता है चाइना से, ये इंपोर्ट करता है, और मेडिकल सप्लाई वगैरह मंगाता है। तो ये ग्रोथ अभी हो गई है और चाइना का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है ये। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्स एम टूल। इसका मतलब है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है एक टूल, ये मनरेगा के अंदर किया है। जो मनरेगा ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके जरिए ये स्कीम चलाई गई थी कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ऐसे को, जो आदमी अनस्किल्ड आदमी है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी इच्छुक हो काम करने के, उसे 100 दिन का साल में 100 दिन का काम दिया जाता है मनरेगा के अंदर। तो ये मनरेगा के अंदर ही ये टूल अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। इसका मतलब ये है, इसमें देखो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए वाटर शेड प्लानिंग की जाएगी। वाटर शेड प्लानिंग का मतलब ये है, जो भी एरिया है, कोई नदी बह रही है, कहीं नहर है, कहीं मान लो झील है, लेक है, तो इनका जो सबका पानी है उसको मैनेजमेंट किया जाएगा मनरेगा के अंदर। मनरेगा के अंदर देखो काम कराया जाता है लोगों पे, तो उन लोगों को काम कराया जाएगा वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। तो ये अभी डेवलप किया है टूल। नेक्स्ट टॉपिक है फिलेटली डे। फिलेटली डे हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिलेटली का मतलब होता है जो पोस्टल स्टैंप होती है ना, डाक घर की जो स्टैंप होती है ना, डाक स्टैंप। जैसे आप कोई मान लो पोस्ट कर रहे हो, कहीं पे भेज रहे हो डाकघर द्वारा, डाकघर पे जाओगे, स्टैंप खरीदते हो ना 5-10 रुपये की, वो स्टैंप कलेक्ट करना, वो है फिलेटली। एक ऐसी हैबिट, ऐसी आदत जो डाकघर की टिकटें को कलेक्ट करती हो, उसको फिलेटली बोलते हैं। तो ये एक तरह से हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी देती है। क्योंकि स्टैंप देखो उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। किसी मान लो स्टैंप किसी नेता के नाम पे जारी कर दी गवर्नमेंट ने, ऐसी बहुत सारी स्टैंप होती हैं। तो इनको कलेक्ट जो करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है मास इमिशन स्टैंडर्ड फॉर E12 एंड E15 फ्यूल्स। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसफर और हाईवे ने इमिशन के स्टैंडर्ड अभी जारी किए हैं, नोटिफिकेशन निकाला है। इमिशन का मतलब कार्बन इमिशन। जो वाहन हैं, व्हीकल हैं, कार, गाड़ियाँ, मोटर बाइक हैं, तो उनसे जो साइलेंसर से धुआं निकलता, पॉल्यूशन निकलता, उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या नियम कानून होना चाहिए, वो निकाले हैं। एक है E12, इसमें होगा 12% इथोनॉल विद गैसोलाइन। गैसोलाइन का मतलब पेट्रोल ही समझ लो आप। पेट्रोल में 12% इथोनॉल मिलाया जाएगा, इसके लिए क्या रूल होंगे। और E15 का मतलब है कि जो ये 12 नहीं है, यहाँ पे 12 काट दो। E15 का मतलब है 50% इथोनॉल गैसोलाइन के साथ मिलाया जाएगा। वो व्हीकल के लिए क्या स्टैंडर्ड होंगे, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये वाहन बनाएंगी, E12 E15 से कंप्लाई होने चाहिए, ताकि उनमें 15% जिनमें मिलाया जाए इथोनॉल, वो कैसे व्हीकल होंगे, 12% जिनमें इथोनॉल मिला के चलाया जाए। मिलाने का मतलब ये है, पेट्रोल देखो जितना अभी पेट्रोल से चलते हैं वाहन, उनमें 12% इथोनॉल मिलाया जाएगा कुछ व्हीकल में ऐसे होंगे कि 15% इथोनॉल मिलाया जाएगा। इथोनॉल क्या है, इथोनॉल भी एक फ्यूल है। इथोनॉल भी फ्यूल है, केमिकल प्रोसेस या बायो इथोनॉल भी बोल सकते हैं। अगर मान लो किसी फसल से बनाया जाता है, वीट क्रॉप के जरिए बनाया जाता है, ये उसमें शुगर केन से बनाया जाता है, शुगर से फर्मेंटेशन प्रोसेस करके। तो ये ऐसा ही लिक्विड की तरह होता है, पेट्रोल की तरह ही, पेट्रोल में मिला दिया जाता है। इससे क्या है, इथेनॉल को जब पेट्रोल में मिला देते हैं, इससे कार, गाड़ियाँ, बाइक चलाई जा सकती हैं और पॉल्यूशन कम होता है, प्रदूषण कम होता है। तो इसके लिए रूल्स वगैरह, स्टैंडर्ड वगैरह नोटिफाई किए हैं अभी मिनिस्ट्री ने। तो यही थे आज के टॉपिक।